हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इससे पहली वीडियो में भी हमने कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के बारे में बात किया था, कैपिटल बस्टिंग के कॉन्सेप्ट को देखा था, उसकी इम्पॉर्टेंस को देखा था और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने कैपिटल बस्टिंग से रिलेटेड डिस्कस करी थी। ओके, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ओके, तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल बस्टिंग के अंदर हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। तो जो 3 इम्पॉर्टेंट टाइप्स के कैपिटल बस्टिंग डिसीजन हैं वो है, सबसे फर्स्ट आता है उसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन, उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट डिसीजन, देन उसके बाद आता है कंटिंजेंट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री डिसीजन भी आप इसको बोल सकते हैं। तो हम सबसे फर्स्ट देखते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म से देखते हैं हम, तो इसका मतलब क्या होता है, उन इवेंट्स को आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं जो आपके एक साथ एक ही टाइम पर नहीं हो सकते। दे कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कॉइन टॉस करते हैं तो एक टाइम पे या तो हेड ही आ सकता है या फिर टेल ही आ सकता है। ओके, तो इस टाइप के जो भी इवेंट्स होते हैं वो होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन में कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, बट कंपनी को उन सब में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना होता है जो उसकी कंपनी की वैल्यू ऐड करे, इन्हेंस करे फ्यूचर में। ओके, तो ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन, जिसमें कंपनी को वन प्रोजेक्ट चूज़ करना होता है सभी में से। एक टाइम पे कंपनी सभी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी वो प्रोजेक्ट चूज़ करेगी जिससे उसको फ्यूचर में मैक्सिमम रिटर्न्स मिले। ओके, तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें किसी एक न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है और उसके लिए हमारे पास बजट है ओनली 1 लाख और हमारे पास चॉइसेस हैं 3। हम प्रोजेक्ट ए में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रोजेक्ट सी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी कॉस्ट आती है 80,000 और अगर बी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी भी कॉस्ट आती है 80,000, बट अगर सी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी कॉस्ट आती है 15,000। अब अगर कंपनी प्रोजेक्ट ए को देखती है तो अगर कंपनी प्रोजेक्ट ए में 80,000 लगा देती है तो क्या वो प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके बाद कंपनी के पास ओनली 20,000 रिमेनिंग बचते हैं, तो फिर वो प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी। कंपनी या तो प्रोजेक्ट ए चूज़ करेगी, अगर वो ए चूज़ कर रही है तो उसको बी को रिजेक्ट करना पड़ेगा, या फिर वो बी भी चूज़ कर सकती है, अगर वो बी चूज़ कर रही है तो उसको ए को रिजेक्ट करना होगा। अब वो बी और ए में से कौन सा चूज़ करेगी? दोनों में कॉस्ट तो सेम लग रही है, तो क्या वो कोई भी चूज़ कर लेगी? ऐसा नहीं है, वो इन दोनों को भी एनालाइज करेगी, आगे इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेगी, इनको आगे एनालाइज करेगी, जिससे ज़्यादा बेनिफिट होगा, जिससे ज़्यादा मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा कंपनी को, कंपनी उस प्रोजेक्ट को चूज़ करेगी। तो इस टाइप के डिसीजन को बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। अब वहीं दूसरी तरफ प्रोजेक्ट सी है जिसकी कॉस्ट आ रही है 15,000। तो अगर कंपनी प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करती है 80,000 तो फिर भी उसके बाद 20,000 बच जाता है, तो वो प्रोजेक्ट सी में भी इजीली 15,000 इन्वेस्ट कर सकती है, उसके बाद भी उसके पास 5,000 रिमेनिंग बचेगा। ओके, तो अगर प्रोजेक्ट सी की कॉस्ट 20,000 तक भी है तब भी वो प्रोजेक्ट सी में इन्वेस्ट कर सकती है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे वो इजीली प्रोजेक्ट सी में इन्वेस्ट कर सकती है। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट सी है वो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट कैसे है? क्योंकि अगर कंपनी चाहे प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करे चाहे प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट करे, उसको सी में वो फिर भी जो है सी में इन्वेस्ट कर सकती है। अगर वो ए में इन्वेस्ट करती है तब भी वो सी में कर सकती है, और अगर वो बी में इन्वेस्ट करती है तब भी वो सी में इन्वेस्ट कर सकती है। तो सी को फ़र्क नहीं पड़ता चाहे कंपनी पैसा ए में लगाए चाहे बी में लगाए, बट वो दोनों ए और बी में नहीं लगा सकती कंपनी दोनों। ठीक है,
अब कंपनी के पास चॉइसेस हैं, या तो प्रोजेक्ट ए और सी, ए एंड सी, या फिर बी एंड सी, या फिर ए और बी नहीं कर सकती वो बस। ओके, तो ये हो गया है इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट का, इंडिपेंडेंट डिसीजन का भी हमने एग्जाम्पल देख लिया है। तो इसके बाद हम थ्योरी देख लेते हैं इंडिपेंडेंट डिसीजन की। ओके, तो इंडिपेंडेंट डिसीजन जैसा हमने देखा वो कौन से डिसीजंस होते हैं इन विच चूजिंग वन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन आर डिसीजन टू चूज़ अनदर प्रोजेक्ट। अगर हम कोई एक प्रोजेक्ट चूज़ कर रहे हैं तो उसका किसी दूसरे प्रोजेक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे अगर हम प्रोजेक्ट सी चूज़ भी कर लेते हैं तब फिर भी उसका, चाहे हम ए को चूज़ करें उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे अगर हम बी को भी चूज़ करते हैं तो उसका भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे ही चाहे हम ए और बी चूज़ करें तो उसका फ़र्क भी इस पर नहीं पड़ेगा। तो ये क्या होता है, टेकिंग वन प्रोजेक्ट डज नॉट इन्फ्लुएंस द अदर। अगर हम एक प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसका फ़र्क दूसरे पे नहीं पड़ता, तो इस वजह से इनको इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स कहा गया है। ऐसे केस में हमें ये नहीं डिसाइड करना होता कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है। अगर हम मान लीजिए इस वाले केस में कंपनी को ए प्रोजेक्ट बेटर लगता है और वो ए चूज़ कर लेती है, तो फिर उसको फर्दर आके कंपैरिजन नहीं करना कि उसको ए और सी में से कौन सा बेस्ट लगे उसको चूज़ करना है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर इंडिपेंडेंट डिसीजन की बात करें तो हमें सिर्फ ये देखना होता है कि कौन से प्रोडक्ट हमारे लिए, कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारे लिए अच्छे हैं। जो भी सारे गुड प्रोजेक्ट्स होंगे उनको हम चूज़ कर लेंगे। ओके, कोई कंपैरिजन हमें इसमें नहीं करना कि विच वन इज़ बेस्ट। इसके बाद आता है कंटिंजेंट डिसीजन। इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री डिसीजन भी बोल सकते हैं या फिर इंटरडिपेंडेंट डिसीजन भी बोल सकते हैं। तो ये कौन से डिसीजन होते हैं? These are those decisions whose acceptance depend upon the acceptance of one or more other projects. अगर हम किसी एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो उसके साथ साथ हमें दूसरे प्रोजेक्ट्स को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर हम एक प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें आगे सभी प्रोजेक्ट्स को, उससे जो रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी जो है रिजेक्ट करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने डिसाइड किया कि हम मार्केट में एक न्यू टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, तो अगर हमने ये डिसीज़न ले लिया है तो इसके साथ साथ हमें न्यू मशीनरी भी चाहिए होगी जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी, जो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगी। अगर हमने मशीन्स लानी है तो उसके लिए हमें लेबर्स भी चाहिए होंगे जो उन मशीन्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों जो चीज़ें हैं ये तीनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं। अगर हम प्रोजेक्ट ए जो न्यू प्रोडक्ट है उसको हम लॉन्च करने का डिसीज़न ले लेते हैं, बट हम मशीनरी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लेबर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो हम प्रोडक्ट को भी लॉन्च नहीं कर पाएंगे। अगर हम प्रोडक्ट लॉन्च करने का डिसाइड करेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें भी, इन सारी चीज़ों पे भी जो है इन्वेस्ट करना होगा। तो इस टाइप के डिसीज़न होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिसीज़न। ओके, इसके अलावा कुछ अदर टाइप्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी होते हैं, एक बार हम इनको भी देख लेते हैं। ओके, तो जैसे कि न्यू प्रोजेक्ट्स, अगर हम किसी भी न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ये जैसे कि कोई न्यू असेट्स में, जैसे कोई हमें न्यू प्लांट सेटअप करना है, न्यू फैक्ट्री सेटअप करनी है, तो अगर हम इस टाइप के किसी प्रोजेक्ट में स्पेंड कर रहे हैं तो ये भी हमारा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन का ही टाइप माना जाएगा। और जो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं काफ़ी बिग प्रोजेक्ट्स होते हैं, को पूरा होते होते काफ़ी साल लग जाते हैं, और इनसे हमें जब इनकम या फिर जब हमें रिटर्न्स मिलना स्टार्ट होंगे, जब हमें इनका बेनिफिट मिलेगा, तो उसमें भी जो है हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। ये उस टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं जो हम किसी हमारी एग्जिस्टिंग चीज़ पे करते हैं। जैसे हमारी कोई एग्जिस्टिंग कैपिटल असेट्स है जो हमारे पास पहले से ही है, अगर हम उसमें कुछ एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कुछ उसको आगे, और जैसे हमारी कोई एक फैक्ट्री है उसको अगर हम आगे और एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स आएंगे इसमें। अब अगर हम जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, सेटिंग अप मोर मशीन्स इन फैक्ट्री की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़े, इस वजह से हम उसमें अगर कोई न्यू मोर और एक्स्ट्रा मशीन्स जो है उसमें सेटअप करते हैं, तो उस टाइप के प्रोजेक्ट्स हमारे इसमें आएंगे, और इनसे जो हमें रेवेन्यू जनरेट होता है ये हमें काफ़ी जल्दी हो जाता है, और ये स्मॉलर इन साइज़ होते हैं। ठीक है, और इनसे जो है हमें रिटर्न भी, बेनिफिट भी जल्दी मिलता है। नेक्स्ट है रिन्यूअल या फिर रिनोवेशन ऑफ प्रोजेक्ट। अब क्या होता है, अगर हम कोई भी फैक्ट्री वगैरह सेटअप करते हैं तो
कुछ टाइम बाद उसमें हमें रिपेयरमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है, उसमें हमने जो भी मशीन्स वगैरह लगाई हैं उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर फैक्ट्री की बिल्डिंग में ही हमें कुछ रिपेयरिंग करानी पड़ सकती है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए जो हमारी कॉस्ट आएगी, जहाँ हम ओल्ड मशीनरी को रिप्लेस करेंगे न्यू मशीन से और उसका इंस्टॉलेशन कराएंगे, उन सब चीज़ों में जो हमारी कॉस्ट आएगी, जो हमारी एक्सपेंडिचर होंगे, तो वो भी हमारे कैपिटल बस्टिंग डिसीजन का पार्ट होंगे। ओके, नेक्स्ट आता है एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स। ये कुछ इस टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे हम कुछ न्यू रिसोर्सेज डिस्कवर करते हैं इनकम जनरेट करने के लिए, जहाँ हम आज की डेट में स्पेंड कर रहे हैं जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिले। ओके, इसमें जो अब हम आज जो स्पेंड कर रहे हैं हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये भी जो है अनसर्टेन होते हैं और इनमें भी रिस्क ज़्यादा होता है। ओके, तो इस टाइप से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के टाइप्स में रख सकते हैं। जैसे अगर हम कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कर रहे हैं, या फिर किसी और एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट में खर्च कर रहे हैं, या इसके अलावा अगर हम किसी भी हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में स्पेंड करते हैं, तो वो भी हमारे कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के ही जो है टाइप्स में आता है। ओके, थैंक यू।